हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लिश पेडागॉजी में आज का जो हमारा चैप्टर है लैंग्वेज और लैंग्वेज परिवार, फैमिलीज। लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज फैमिलीज है तो भाषा परिवार क्या है इसके बारे में जानेंगे। जैसा हमने हिंदी शिक्षण पढ़ाया है, संस्कृत शिक्षण पढ़ाया है, वैसा ही आपका इंग्लिश शिक्षण होने वाला है। बस जो थोड़ा अंतर है उसे ही आपको पकड़ना है। सारे कीवर्ड्स वही हैं, जो हिंदी में है वही संस्कृत में है, वही आपका इंग्लिश में है। बस माध्यम को पकड़ना है, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज विजुअली थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब सेम बात हिंदी वाली ही। अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज मतलब माध्यम है, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, आपकी भावनाओं को एक दूसरे से प्रदान करने का माध्यम। तो भाषा, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज विजुअली थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है पॉइंट इसमें, नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विशेष संबंध नहीं होता भाषा और लिपि में। भाषा और लिपि में क्या है? विशेष संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। एनी लैंग्वेज कैन रिटेन इन एनी स्क्रिप्ट, मतलब कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये भाषा का डिफिनेशन आपका भाषा का, लैंग्वेज का। और उसके बारे में एक पॉइंट ये भी जानते रहिए, पूछता है कि क्या भाषा और लिपि अलग अलग हैं, तो इनके बीच कोई संबंध है, कोई विशेष संबंध नहीं है। इस ढंग से ऑप्शन देखिए पूछता है। जब आप इसको समझे रहेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। तो लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर है लैंग्वेज फैमिलीज, मतलब भाषा परिवार। इसके बारे में हम लोग जाने कि जो लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया है, चूंकि हम भारत के हैं तो भारत के भाषाओं में जानेंगे। तो इसे चार टाइप में, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? इंडो यूरोपियन, द्रविड़, तिब्बत बर्मन और एशियाटिक या एस्ट्रो एशियाटिक, ये चार पार्ट हैं। अब इंडो यूरोपियन में कौन सी भाषा आती है? तो आपकी इंडो यूरोपियन में आती है हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। इसको समझते जाइएगा कि इंडो यूरोपियन में हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। द्रविड़ में, अब द्रविड़ की शैली कहाँ की है? द्रविड़ शैली है आपके तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। तो जो द्रविड़ है, द्रविड़ भाषा भी किधर की हो जाएगी? वो बोली जाएगी तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में और मलयालम में। कहने का मतलब दक्षिण भारत में। समझ में आया? फिर आपका है तिब्बत बर्मन। इसका मतलब कि जो पूर्वी, ये जो तिब्बत बर्मन है, कहाँ से है? आपके पूर्वी क्षेत्र, इंडिया के पूर्वी भाग में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा क्या, पूर्वी भाषाएं जो भी हैं पूर्व में, वो सब के सब, तो आपकी जैसे बंगाली भाषा हो गया, असमिया हो गया, ये सब तिब्बत बर्मन में आती हैं। उसके बाद आपका एस्ट्रो एशियाटिक है और इसके अंतर्गत क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। इसका मतलब जो झारखंड और मध्य एशिया की भाषाएं हैं वो आपकी एस्ट्रो एशियाटिक में आती हैं। तो हमने पहले स्लाइड से क्या सीखा? भाषा और भाषा परिवार। भाषा क्या है? भाषा एक मीडियम है विचारों के आदान प्रदान का। उसके बाद भाषा में और लिपि में कोई विशेष संबंध नहीं है। नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट। एनी लैंग्वेज कैन रिटेन इन एनी स्क्रिप्ट, अर्थात हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लिपि में भाषा को लिख सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा स्लाइड में? आपके भाषा परिवार को, जो कि चार टाइप में हैं। एक को हम लोग इंडो यूरोपियन, दूसरे को द्रविड़ियन और तीसरे को तिब्बत बर्मन और चौथे को एस्ट्रो एशियाटिक। तो आपके एक स्लाइड से भाषा जाना और भाषा परिवार के बारे में जाना। अगला यहाँ पर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ है। फॉर्म्स मतलब रूप, ऑफ का लैंग्वेज, भाषा का रूप। भाषा का रूप का मतलब भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं। एक हम लोग ओरल, ओरल मतलब मौखिक, और दूसरा रिटेन मतलब लिखित। और तीसरा एक रूप होता है सांकेतिक, जो कि हम लोग इंग्लिश शिक्षण में नहीं मानते हैं। तो आपके फॉर्म
ऑफ ओरल लैंग्वेज में ओरल है और रिटेन है, मतलब जो भाषा के रूप हैं वो मौखिक रूप और लिखित रूप में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन बनाम लर्निंग। अब यहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? भाषा अर्जन। और जैसे ही भाषा अर्जन हमने कहा, आपको एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद आ जाना चाहिए, किसका? नॉम चॉम्स्की का। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। यहाँ पर हम तुलना करते हुए भी पढ़ेंगे और परिभाषा को भी समझेंगे, जानेंगे। यहाँ भाषा अर्जन क्या है? नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस, नो सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, मोस्ट इफेक्टिव अंटिल एज 5 years। इसका मतलब समझिए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। जो भाषा अर्जन होती है नेचुरल होती है। सबकॉन्शियस का मतलब होता है अचेतन। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? वो आपका अचेतन होता है। नो सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब ग्रामर, विधि, शिक्षण। और मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव का मतलब अत्यधिक प्रभावशाली होती है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 5 वर्ष के बच्चों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होती है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ये आपका भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन में जो नॉम चॉम्स्की ने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे भाषा अर्जित करते हैं, उनमें जो ये प्रोसेस होती है वो जन्मजात होती है। तो जन्मजात प्रोसेस होने के कारण बच्चे भाषा कहीं सीखने नहीं जाते, वो प्राकृतिक होती है, अचेतन कंडीशन में होती है। इसमें किसी ग्रामर का रोल नहीं होता, संस्थान का रोल नहीं होता, विद्यालय का रोल नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रभावशाली होती है 5 वर्ष के बच्चों के लिए। सबसे अच्छा है भाषा अर्जन का उदाहरण मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा, बच्चे की जो मातृभाषा है। ठीक इसी प्रकार आइए लर्निंग के बारे में जाने। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, भाषा अधिगम क्या है, इसको हम लोग समझें। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक कॉन्शियस प्रोसेस। इसका मतलब सिस्टमैटिक का मतलब कि ये आपका सिस्टम में है, सिस्टमैटिक है। इसको हम लोग नियमित तरीके से सीखेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब लगातार या नियमित, एक प्रक्रिया के रूप में। उसके बाद यहाँ पे कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन। जब लैंग्वेज आप सीखेंगे, लर्निंग सीखेंगे, अधिगम सीखेंगे, तो उसके लिए नियमित लगातार सिस्टम से होना चाहिए। कॉन्शियस चेतन मन में होना चाहिए। फॉर्मल इन्वायरमेंट मतलब वातावरण की ज़रूरत होनी चाहिए। कैसे वातावरण की ज़रूरत होनी चाहिए? व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित, भाषा के लिए सुसज्जित वातावरण की ज़रूरत होनी चाहिए। अर्थात इसमें स्कूल के जो नियम हैं, संस्थान हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अधिगम और अर्जन के बारे में जाना। इसमें बच्चा क्या होता है? चेतन कंडीशन में होता है और अर्जन में अचेतन होता है। इसमें बच्चा 5 साल के लिए अर्जन प्रभावी है, लेकिन 5 साल के ऊपर अधिगम प्रभावी है, क्योंकि अब भाषा आप सीखना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक भाषा के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो लर्निंग और एक्विजिशन में आपने अंतर समझ लिया, परिभाषा भी जान लिया। नेक्स्ट यहाँ पर है लैंग्वेज स्किल्स LSRW। जो हमारी स्किल्स का मतलब है कौशल। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 4 स्किल बताए हैं, मतलब 4 कौशल के बारे में बताया है। क्या? L लिसनिंग, उसके बाद S का मतलब स्पीकिंग, फिर आपका है R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, उसके बाद स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। हम आपको 2 चीज़ यहाँ पे और समझा देना चाहते हैं, पैसिव स्किल्स के बारे में और एक्टिव स्किल्स के बारे में। तो जो आपका लिसनिंग और रीडिंग है ये आपका पैसिव स्किल। पैसिव का मतलब कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है? निष्क्रिय कंडीशन में होता है। यहाँ बच्चा, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, यहाँ बच्चा हमेशा सुनेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। रीडिंग में भी बच्चा क्या करेगा? इसे हम एक तरीके से रिसेप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। ठीक, यहाँ बच्चा केवल ग्रहण कर सकता है, ग्रहण की कंडीशन होती है। और स्पीकिंग राइटिंग में बच्चे के विचार जो है क्या होते हैं, हम इसको प्रोडक्टिव, जो लिखा हुआ है प्रोडक्टिव स्किल भी कह सकते हैं। यहाँ बच्चा जो है अपने विचार को एक्सप्रेस करता रहता है, तो बताता रहता है, उस अपने विचार का आदान प्रदान करता है स्पीकिंग से और राइटिंग से। तो
मनोवैज्ञानिक ने जो हमको दिया है LSRW बच्चे में, उसका ये रूप है, लेकिन इसमें लिसनिंग और रीडिंग आपका पैसिव स्किल्स के अंतर्गत आता है और एक्टिव स्किल के अंतर्गत स्पीकिंग और राइटिंग आता है। तो आपका लैंग्वेज स्किल्स भी समाप्त हो गया और आपने समझ लिया। अब इसमें देखिए आप हिंदी से भी जोड़ते जाइए। तो आप चूंकि आप भारतीय हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों को मिलाते हुए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यही चीज़ आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो हिंदी में आपने कौशल सुना, और यही चीज़ आप इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपने स्किल सुना। तो जब ये दोनों आपको आते रहेंगे तो न तो हिंदी में दिक्कत होगी और न ही इंग्लिश में और न ही संस्कृत में। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पढ़ने के प्रकार और लिखने के प्रकार के बारे में चर्चा होगी। रीडिंग टाइप्स में क्या है, लाउड रीडिंग आपका पहला टाइप है। इसमें क्या कर रहा है, इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उच्चारण में सुधार के लिए बच्चा क्या करता है, तेज गति से पढ़ता है। लाउड रीडिंग, तेज गति से पढ़ना, किसके लिए, उच्चारण में सुधार के लिए उपयोगी होता है। साइलेंट रीडिंग, जैसे हमने बताया था हिंदी में मौन पठन, ठीक वही चीज़ है। इम्प्रूव्स स्पीड मतलब गति और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन लॉन्ग टेक्स्ट मतलब एकाग्रता। गति और एकाग्रता वाले व्यक्ति को, विद्यार्थी को साइलेंट रीडिंग करनी चाहिए। मतलब इसमें गति और एकाग्रता दोनों क्या होती है, बढ़ती है, लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसमें विशिष्ट जो विवरण होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है और ये छोटे पाठकों के लिए जरूरी होता है। जिसको आधा घंटा 15 मिनट पढ़ना है वो इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। एक्सटेंसिव और देखिए इंजॉयमेंट, एक्सटेंसिव ऑब्लिक इंजॉयमेंट, इसका मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये आनंद के लिए पढ़ा जाता है, इंजॉय के लिए पढ़ा जाता है। ये विषय से रिलेटेड नहीं होता, ये विषय के बाहर की बातें भी पढ़ी जाती है। स्कैनिंग यहाँ पर है। स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग में क्या होता है, विशिष्ट जानकारी के लिए, खास जानकारी को ढूंढने के लिए स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो खास जानकारी है, जैसे डिक्शनरी से कोई शब्द को ढूंढना, ये सब आपकी खास जानकारी में आते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए स्कैनिंग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके राइटिंग टाइप्स में, राइटिंग टाइप्स में तो बहुत से हैं, जैसे हर एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, लेकिन इन सबसे आपका काम नहीं बनने वाला है। जो आपका काम बनने वाला है राइटिंग टाइप्स में, जो प्राथमिक कौशल है वो आपका क्या है, स्पीकिंग। आपका यही प्राथमिक है, तो आपका काम चल जाएगा किससे, स्पीकिंग से, प्राइमरी कौशल से, स्कैनिंग से। स्कैनिंग का मतलब विशिष्ट जानकारी के लिए हमको खोज करना, पढ़ना। और स्कीमिंग के बारे में जाने, स्कीमिंग क्या है, मुख्य विचारों को जल्दी से समझने के लिए पढ़ना। ये चीज़ आप जानते रहिए, मुख्य विचारों को जल्दी से समझने के लिए पढ़ना। अब इसमें आप समझिए, एक उदाहरण के तहत हम लोग समझें तो जैसे यहाँ पर हमने स्कैनिंग किया, स्कैनिंग में आपका आ जाता है क्या, डिक्शनरी। उसी प्रकार स्कीमिंग में क्या आएगा, स्कीमिंग में आएगा जैसे न्यूज़पेपर, ये आपका स्कैमिंग हो गया। डिक्शनरी आपकी क्या हो गई, डिक्शनरी हो गई स्कैनिंग। और प्राथमिक कौशल तो समझ रहे हैं कि इसके बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। ये प्राइमरी कौशल है, लिसनिंग और स्पीकिंग, समझ में आया। तेज गति के लिए लाउड रीडिंग, साइलेंट गति एकाग्रता के लिए मतलब इम्प्रूव्स स्पीड और कंसंट्रेशन लॉन्ग टेस्ट, लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, साइलेंट रीडिंग चाहिए। इंटेंसिव रीडिंग छोटे पाठकों के लिए होता है, स्पेसिफिक डिटेल्स जानने के लिए होता है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव को हम लोग एंजॉयमेंट भी कहते हैं, जो कि आप आनंद के लिए पढ़ाई करते हैं, मनोरंजन के लिए जो पढ़ाई होती है उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। फिर आपका स्कैनिंग, सब के बारे में बता दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। क्या होता है, महत्वपूर्ण शब्दावली, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी भी कह सकते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा में आती हैं हर साल। जैसे यहाँ फोनिम है, मॉर्फेमी है और सिमेंटिक्स हो जाता है, डिप्थॉन्ग्स हो जाता है, होमोग्राफ्स हो जाता है, होमोफोन है। तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फोनिम, फोनिम का मतलब क्या होता है, फोनिम जो है
यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अब इससे छोटी कोई इकाई नहीं है, मतलब जैसे GHTH ये है आपका, यहाँ लिखा हुआ PHGH ये है आपका क्या, फोनीम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। फिर लिखा है क्या, मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। इसका मतलब कि ये ध्वनि साउंड वर्ण की थी और ये किसकी है, अर्थ की। इसमें जैसे वाटर एक अर्थ होगा, उस अर्थ की सबसे छोटी इकाई होगी, जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया क्या, वाटर। और फोनिम क्या है, फोनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जैसे GH PH TH। तो यहाँ देखिए लिखा भी है एग्जाम्पल में वाटर। फिर आपका है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, इसका मतलब अर्थ का अध्ययन। इसका क्या मतलब होगा, अर्थ का अध्ययन। अब इसको हम लोग उदाहरण की कंडीशन से जाने, तो उदाहरण आपका है, अब यहाँ जैसे अर्थ का अध्ययन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अर्थ एक होगा और अनेक अर्थों में प्रयोग, जैसे शब्द हमने लिख दिया बैंक। अब बैंक क्या है, बैंक हम लोग क्या कहते हैं, बैंक वित्तीय संस्थान को कहते हैं, जैसे SBI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक। लेकिन बैंक का मतलब नदी का किनारा भी होता है, बैंक का मतलब ब्लड बैंक भी है। तो ये आपका क्या है, सिमेंटिक्स, अर्थ का अध्ययन करना है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ का अध्ययन मतलब एक से अधिक अर्थ निकले। उसके बाद है डिप्थोंग, यहाँ DIPTH, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या है, डिप्थोंग्स में दो स्वर का क्या होता है, दो स्वर, दो वॉवेल्स जो हैं वो उनका मेल होता है, दो स्वर का मेल। इसका मतलब दो वॉवेल्स का मेल, जैसे आपका क्वाइन। अब यहाँ देखिए OI दोनों वॉवेल्स हैं, एक साथ आए हैं। लाउड, यहाँ OU वॉवेल्स हैं और एक साथ आए हैं। तो डिप्थोंग्स में आपके दो स्वर एक साथ आते हैं, इनका मेल होता है। अगला आपका क्या है, नेक्स्ट आपका होमोग्राफ है। इसमें क्या है, होमोग्राफ आपका स्मॉलेस्ट यूनिट डिफरेंट, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब यहाँ जो अर्थ है, अर्थ लिखावट एक जैसी होगी, लिखावट एक जैसी, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे लीड लिखा हुआ है, क्या, LEAD। अब इस लीड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। क्या होता है, नेतृत्व करना। लेकिन इसी लीड का मतलब शीशा भी होता है। तो अब देखिए शीशा क्या है, एक धातु है। तो ये चीज है कि जो लिखावट है एक जैसी ही रहेगी, मतलब लीड लिखा है तो एक जैसी लिखावट है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो ये आपका हुआ होमोग्राफ। होमोफोन्स क्या है, सेम साउंड, साउंड सेम रहेगा, डिफरेंट स्पेलिंग रहेगी, मतलब इसमें साउंड ध्वनि एक जैसी रहेगी, डिफरेंट स्पेलिंग रहेगी और उसका मीनिंग भी डिफरेंट ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए टू लिखा हुआ है और टू, दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, टू टू। देखिए साउंड सेम सेम है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, और अर्थ भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये आपका होमोफोन हुआ। उसके बाद एक है लेक्सिकल वर्ड्स। अब ये क्या है, लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड जो है आपका, इनमें कंटेंट वर्ड्स, इंडिपेंडेंट मीनिंग्स, स्कूल, वाटर जैसे एग्जांपल में, इनका क्या होता है, एक स्वतंत्र अर्थ होता है, अपना खुद का स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे स्कूल, अब स्कूल का दूसरा कोई अर्थ थोड़ी होगा, स्कूल ही होगा। वाटर, पानी, अब वाटर का कोई दूसरा वाटर थोड़ी होगा, पानी ही होगा। तो ये होता है, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद अर्थ वाले होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ड्स। तो समझ में आया, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। यहाँ से हमेशा परीक्षा में आया हुआ है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर साल आता है। इसमें आपको फोनिम, मॉर्फिम, सिमेंटिक्स और डिप्थोंग्स के बारे में, होमोग्राफ, होमोफोन, लेक्सिकल वर्ड्स। फोनिम क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी ध्वनि की इकाई नहीं होती, जैसे TH PH GH। उसके बाद आपका मॉर्फिम है, ये अर्थ की सबसे छोटी है इकाई है, और इसमें जैसे वाटर, पानी, अर्थ की दृष्टि से मॉर्फिम होता है। सिमेंटिक्स, अर्थ का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमने जैसे बताया, अर्थ का अध्ययन मतलब एक कोई शब्द होगा, उसके कई अर्थ होंगे, जैसे बैंक, हमने ब्लड बैंक बताया, आपको बैंकों के बारे में बताया। उसके बाद थॉन्ग्स भी जान गए, होमोग्राफ को भी समझा, होमोफोन भी, और लेक्सिकल वर्ड।
तो ये सब महत्वपूर्ण शब्दावली हुई। तो मित्रों आज हम लोगों ने बहुत सीखा, आपका महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना, भाषा के टाइप के बारे में जाना कि अपने भारत देश में पूर्वी पश्चिमी उत्तर में क्या बोली जाती है, भाषा के कौशल के बारे में जाना, भाषा के प्रकार के बारे में जाना। तो ये चीज़ हम लोग जान गए। आज इतना ही। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।